नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंत्यागी और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त हो चला है खबरों के सेंसेक्स का, यानी कि शो का वो हिस्सा जिसमें आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होनी तय है और उनके पीछे की वजह क्या है। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां चुनाव टालने की हाईकोर्ट से अपील से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को इसी बाबत एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कि हेल्थ सेक्रेटरी भी शामिल रहेंगे। इस बैठक के बाद चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या किस तरीके से होंगे, या क्या टाले जाने चाहिए, जैसा कि हाईकोर्ट ने रिकमेंड भी किया और ये टिप्पणी की है कि जान है तो जहान है। इस मामले को लेकर के, इन परिस्थितियों को लेकर के अब फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और खासतौर पर जिन पर की 2 राज्य हैं, 2 बड़े राज्य विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, विधानसभा सीटों के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में चुनावी रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मरीज सामने आते जा रहे हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यही स्थिति बनी हुई है। कल ब्रिटेन में 24 घंटे के अंदर, ऐसा पहली बार हुआ ओमाइक्रॉन के केस में कि 24 घंटे में विश्व में पहली बार ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 6 गुना 7 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, उससे पहले कुछ विधानसभा चुनाव रहे थे, उन विधानसभा चुनावों के बाद, त्योहारों के बाद कोरोना की रफ्तार में एक अत्यंत तेजी देखी गई थी। आंकड़े तेजी के साथ बढ़े थे। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों का कहना है कि उसमें विधानसभा चुनाव के दौरान की गई रैलियों, कैंपेनिंग का, जनसभाओं का रोल नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है, जिस टिप्पणी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया स्वास्थ्य विभाग के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो स्वास्थ्य सचिव के साथ 27 तारीख को, यानी अब से 3 दिन बाद एक बैठक करेगा और उस बैठक में चुनाव टालने पर विचार होगा कि चुनाव टाले जाएं या ना टाले जाएंगे। हमारे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, जरा आप दर्शकों को वापस बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी क्या रही थी और अब इलेक्शन कमीशन आगे क्या एक्शन लेने का प्लान कर रहा है। देखिए, कल एक जमानत मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये कहा कि आज हाईकोर्ट में भी 400 से ज़्यादा मामले लिस्ट किए गए हैं और उसको लेकर तमाम वकील जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हैं और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल्स का जो पालन है वो करना बेहद मुश्किल है। ठीक इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो आ रही है और उन पे भी निश्चित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना मुश्किल है। ऐसे में चुनाव आयोग और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने ये अनुरोध किया है और उसकी कॉपी भी केंद्र सरकार को भिजवाई है, जिसमें ये कहा गया है कि वो चुनाव को टालने को लेकर विचार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की है कि जान है तो जहान है। निश्चित तौर पर एक बड़ी टिप्पणी और बड़ी कॉपी जो उन्होंने लिखवाई है, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो विधानसभा चुनाव है उसे टाला जाए और कोविड प्रोटोकॉल्स के मद्देनज़र आने वाले दिनों में जो भी बड़े गैदरिंग होने वाली हैं, चाहे वो रैलियाँ हों या फिर राजनीतिक पार्टियों के दूसरे कार्यक्रम हो, उनको भी रोका जाए। बिल्कुल, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 27 तारीख को स्वास्थ्य सचिव के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक बैठक भी होने वाली है। क्या संभावना है कि उस बैठक के बाद ये समीकरण बने कि चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर इस बैठक को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आने के बाद ये बैठक हो रही है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि स्वास्थ्य सचिव के साथ आने वाले दिनों में कोविड के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको लेकर बैठक होगी। साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी ये पूछा जाएगा कि अगर चुनाव की डेट टाली जाती है तो फिर क्या
कोई संकट उत्पन्न होगा, राजनीतिक संकट की समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर चुनाव कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए टाला जाएगा। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य विभाग इस निष्कर्ष पर निकलता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से कोरोना के तीसरे लहर के बढ़ने की संभावना है, तो निश्चित तौर पर चुनाव को टालने या फिर उसके दूसरे उपाय को लेकर भी इंतजाम किए जा सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया आदर्श आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई थी चुनाव टालने को लेकर के, जिसको गंभीरता से लिया इलेक्शन कमीशन ने भी, और 27 तारीख को मीटिंग तय है इलेक्शन कमिश्नर स्वास्थ्य सचिव के साथ, हेल्थ सेक्रेटरी यानी स्वास्थ्य सचिव के साथ ये बैठक होगी। बैठक के बाद चुनाव टलेगा या नहीं टलेगा इस बात को लेकर के फैसला किया जाएगा। हालांकि संभावना इस बात को लेकर ये है कि जिस तेजी के साथ ओमाइक्रॉन का ये वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए संभव है कि देश हित में या जनहित में यह फैसला लिया जा सके। ये 3 तस्वीरें आपके लिए देखना इसी बीच बेहद जरूरी है। पहली तस्वीर है कि ओमाइक्रॉन जो कि खतरा बना हुआ है, जिससे बचने की जरूरत है। बचाव एक ही है कि आप कोरोना के जो तमाम नियम हैं उनका पालन करें। आप मास्क पहनकर रखें, आप 2 गज दूरी का दूसरे व्यक्ति से पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, इधर उधर की चीजों को ना छुएं, वैक्सीन की दोनों डोज आपने ले ली हो और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। लेकिन इसके ठीक उलट राजनीतिक रैलियों में हर नियम का उल्लंघन होते हुए दिखाई पड़ता है। हालिया उत्तर प्रदेश के अंदर भी जितनी हालिया राजनीतिक रैली हुई हैं, ये एक मोटा अनुमान है कि 10 से 15% से ज्यादा लोगों ने शायद मास्क नहीं लगाया हुआ होगा, और भीड़ इतनी कि संभव ही नहीं है कि 2 गज की दूरी वहां रह सके। तो ये न्योता देता है आने वाली मुसीबत को। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही एक कारोबारी के घर पर पड़े छापे में 150 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई। डीजीजीआई ने प्रेस का नोट जारी किया। बताया कानपुर के ट्रांसपोर्ट के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ट्रांसपोर्टर के करीबी सप्लायर के घर भी छापा पड़ा और सप्लायर के घर से 150 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। हालांकि फिलहाल ये अनुमानित कीमत है, क्योंकि छापे में जो नोट बरामद हुए हैं उन नोटों की गिनती लगातार जारी है। अब बताया जा रहा है कि फर्जी बिल के जरिए टैक्स चोरी की जांच में ये छापा पड़ा था और इस छापे के बाद 150 करोड़ रुपए कैश बरामदगी हुई है कारोबारी के घर। अब इसके पीछे की सच क्या है? ये कैश कहां से आया? ये कैश क्या किसी के पास जाना था? चुनाव नजदीक है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी संबंध है? तमाम वो सवाल है जिसका जो उत्तर है वो इस पूरे केस की विवेचना के बाद ही सामने आ पाएगा। तो छापेमारी पर डीजीजीआई की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया। उस प्रेस नोट में साफ कर दिया गया कि फर्जी बिल चोरी के आधार पर, टैक्स चोरी के आधार पर छापेमारी की गई थी। लेकिन इस छापेमारी के दौरान तो कुछ और ही सच बाहर निकला और अनुमानित जो कीमत है, जो कैश बरामद हुआ है, जो नोट बरामद हुए हैं, वो लगभग 150 करोड़ रुपए के हैं। कानपुर के एक ट्रांसपोर्टर के यहां ये सबसे पहले छापेमारी की गई थी। फिर इस ट्रांसपोर्टर के साझेदार के साथ के घर पर भी छापेमारी की गई। उस साझेदार के घर से 150 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। मेरे सहयोगी आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, अभी तक कार्रवाई में और क्या सामने आया है इस प्रेस नोट के अलावा? क्या कोई और जानकारी? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कारोबारी का नाम पीयूष जैन है और इत्र का कारोबार ये करते थे। इसके साथ साथ और भी दूसरे कारोबार थे जिसमें ये सम्मिलित थे। कई सारे टैक्सेस चोरी के मामले थे और जैसा कि आपने बताया कि इनके ट्रांसपोर्टर दोस्त या उनके जो सहभागी थे, उनके घर पर छापेमारी के बाद इनके बारे में हिंट मिला था और जब जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम इनके घर पर पहुंची तो निश्चित तौर पर हैरान रह गई, क्योंकि 3 से 4 अलमारियां ऐसी थी जो पूरी कैश से भरी हुई थी और उसको गिनती करने के लिए 3 बड़ी नोट मशीन, जो गिनने की मशीन होती है नोट गिनने की, उसको लगाया गया और पूरी रात ये गिनती चली है। माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले ही ये गिनती बंद हुई है और जो अनुमानित कीमत है, जो बरामद हुई है, जो नगदी बरामद हुई है, वो तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास की है। निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किसी राजनीतिक पार्टी को तो क्या ये नहीं देना था, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध तो नहीं था? इस बात को लेकर भी, इस एंगल पर भी जो एजेंसियां हैं वो छानबीन कर रही हैं। जी
आदर्श, लेकिन क्या इकलौती जगह है जहां उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है? कुछ और लोग भी रडार पर रहे हैं, कुछ और ठिकाने भी रहे हैं जहां छापेमारी हुई है? हाँ, देखिए, अगर हम इस छापेमारी की बात करें, खासतौर पर जो डीजीआई की तरफ से हुई है, तो उसमें निश्चित तौर पर कानपुर और उसके आसपास के कुछ एक ऐसे शहर हैं जहां पर कारोबार ज़्यादा होता है, चाहे वो वेस्टर्न यूपी की हम बात करें या फिर कानपुर की बात करें। ये तमाम शहर और उसके कारोबारी जिनके ऊपर आयकर विभाग और जीएसटी टीम को शक था, उनके घरों पर छापेमारी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी रकम बरामद हुई है और जो कि अघोषित तौर पर बताई जा रही है, वो कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर से बरामद हुई है। हालांकि और भी जगहों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा शायद नहीं मिला है जिसकी वजह से उसको फिलहाल प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया है। लेकिन ये बात तय है कि निश्चित तौर पर जो चुनाव हैं उसमें कहीं न कहीं रकम का इस्तेमाल हो सकता था, और नगद रकम है जो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों से संबंध रहने के बाद के एंगल पर भी जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी छानबीन कर रही हैं। आदर्श बने रहिए, मैं वापस हटूंगा आपके पास कुछ और खबरों पर अपडेट के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के दौरान ओवैसी का एक विवादित बयान फिर सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस वालों को मंच से धमका दिया, जिसका वीडियो बीजेपी ने ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए पुलिस वालों को साफ तौर पर धमकाते हुए नजर आ रहे थे। उस मामले में तूल जब पकड़ा जब बीजेपी की तरफ से इस वीडियो को ट्वीट किया गया, इस वीडियो को आगे बढ़ाया गया और सवाल पूछे गए। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं और सुनाते हैं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। तो ओवैसी के बिगड़े बोल पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया और संबित पात्रा ने ट्वीट किया। दोनों ने ही ओवैसी की धमकी पर जवाब दिया। संबित पात्रा ने लिखा कि किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना कि जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बनकर खड़ा होगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे? तो वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया और गौरव भाटिया ने लिखा कि क्या नफरत है इनकी श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति। नाम इज्जत से लिया करो राजनीति की लैला। यूपी की जनता आपको आपकी हैसियत दिखाएगी जरूर। जय श्री राम। ये दो आपने रिएक्शंस तो देखे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, जिसमें गौरव भाटिया शामिल हैं, वकील भी हैं गौरव भाटिया और संबित पात्रा शामिल हैं, दोनों की तरफ से ट्वीट किए गए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण को आपको एक दफा फिर सुनना चाहिए कि किस भाषा में वो पुलिस वालों को धमका रहे हैं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। आदर्श मिर्जा के लगातार मिर्जा बने हुए। आदर्श, असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद,
सदन के सदस्य, बैरिस्टर उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोक रहे हैं इस बूते कि पुलिस वालों को धमका सकें। निश्चित तौर पर ये बयान जो आया है उसमें एक तरीके से पुलिस को धमका रहे हैं और इससे पहले भी ऐसे कई बयान असदुद्दीन ओवैसी के खासतौर पर यूपी रैलियों में ही देखे गए हैं, जिसमें वो लगातार न सिर्फ पुलिसकर्मियों को बल्कि अधिकारियों को भी कहीं न कहीं धमकी दे रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। इससे पहले चाहे हम यूपी की बात करें या फिर दूसरे राज्यों के चुनावों की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके के बयान देते रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के तमाम नेता उस बात पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। आदर्श, असदुद्दीन ओवैसी पुलिस वालों को धमकाते हुए कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे तो तुमको कौन बचाएगा। यानी कि जब मौजूदा सत्ता अगर परिवर्तित होती है, बदलती है, तो पुलिस वालों को कौन बचाएगा। यानी क्या सत्ता परिवर्तित होने के बाद पुलिस वालों के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी के लोग, उनके समर्थक हमला करना शुरू कर देंगे? ये संकेत दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या? देखिए, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं और कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक तरीके से उन लोगों को, यानी जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, उन लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़का भी रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले जो बयान दिए गए हैं उसमें भी इस तरीके की बातें करते हैं और निश्चित तौर पर जो वहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं उनके मन में भी असुरक्षा का भाव आता है। तो कहीं न कहीं तरीके से धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो पुलिस वालों का क्या होगा, यानी उसके साथ वो क्या करेंगे। जी तो असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल आदर्श, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। इसी वक्त राजस्थान के कोटा से एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। कोटा झालवाड़ रोड पर यह फैक्ट्री है। फायर विभाग की 6 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग से भारी नुकसान की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोटा झालावाड़ रोड पर यह फैक्ट्री है जिसमें कि आग लगने की सूचना सामने है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और फिलहाल की जानकारी के मुताबिक इस आग से बड़ा नुकसान होने की संभावना है। जो धुएं का गुबार है, जो आग की प्रचंडता है, ये बता रही है कि आग का जो फैलाव है वो काफी बड़ा है। आग काफी भयावह इस वक्त हालात में लगी हुई है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, आग को बुझाने के लिए, लेकिन फिलहाल पूर्णतः कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। और ये 2 तस्वीरें देखिए उस बिल्डिंग के चारों तरफ आग का जैसे घेरा बन गया हो। और ये बिल्डिंग जो जल रही है वो लग रहा है कि जैसे किसी फैक्ट्री की कोई मीनार हो जिसमें से कि फैक्ट्री का पूरा धुआं निकल रहा है। इतना डेंस, इतना घना कोहरा, इतना घना धुआं, काला धुआं निकल रहा है और चारों तरफ आग फैली हुई है। हमारे सहयोगी बबर पुष्पिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बबर, क्या अपडेट है इस घटना के बारे में? देखिए, अभी दमकल मौके पर है और लगातार बेकाबू जो आग हो रही है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि केमिकल है इसलिए रह रहकर भभक रहा है। जितनी बुझाने की कोशिश की जा रही है उतनी ज्यादा आग लगी है। दमकलें मौके पर हैं। कुछ देर पहले 6 दमकलें थी, अभी 4 दमकलें और मौके के लिए निकली हैं। भीषण विकराल आग है बताई जा रही है। फैक्ट्री में केमिकल के लावे की तरह। बिल्कुल, जैसे इस मामले कोई और अपडेट सामने आती है वापस आपके पास लौटे की जानकारी हासिल करने के लिए शुक्रिया आपका। तो लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके की जांच अब तेज कर दी गई है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 10 बजे अब से लगभग 40 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना जा रहा है कि सीएम चन्नी लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी हुई अहम जानकारियां साझा कर सकते हैं। कोर्ट परिसर में कल हुए बम धमाके में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पंजाब पुलिस को शक है कि एक फिदायीन हमला भी हो सकता है और धमाके के बाद मौके से बरामद हुआ शव उसी शख्स का हो सकता है जिसने कोर्ट परिसर में आईईडी प्लांट किया था। शव का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, लेकिन गैंगस्टर एंगल से जांच की जा रही है। एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक की टीमों ने मौके से अपने अपने सैंपल भी जुटाए। ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी, जो कि अगले 13 जनवरी तक लगातार धारा 144 शहर में लागू रहने वाली है। हमारे साथ गुरप्रीत चिन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त गुरप्रीत, क्या अपडेट इस मामले में है? फिलहाल क्या कोई नए सुराग सामने आए, नए बिंदु सामने आए जिसका जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे सीएम चन्नी?
जी बिल्कुल, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चलती रही और हमने देखा कि कल रात को एनआईए मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहां बैठी रही, क्योंकि जो फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको वहां से लेने के लिए पूरा कोर्ट को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। लेट नाइट एनएससी की भी टीम आती है, एनआईए की भी टीम आती है और लोकल पुलिस में जो भी आला अधिकारी है वो लगातार तहकीक करते रहे हैं। जो अब तक थ्योरी इमर्ज के आ रही है, तो पुलिस एक दो कामों पे वर्क कर रही है। एक तो वो कह रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर लग रहा है, और सेकेंडली जो पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी है उस पर भी लगातार वर्क किया जा रहा है। अभी कि इसकी ऑफिशियली कोई भी जो पुष्टि है वो नहीं कर पा रही पुलिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो वहां पे इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी और कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि कोर्ट में एंटर करना और कोर्ट में वहां पे इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक एंट्री अंदर हो जानी, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की इंटेलिजेंस पे बड़ा सवालिया चिन्ह लगता है। तो इस बात को लेके लगातार कल होम मिनिस्टर ने भी रात को डीजीपी के साथ लगातार 3 घंटे मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पे डिस्कस की। क्योंकि होम मिनिस्टर सबसे पहले टाइम्स नो नवभारत को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एजेंसी का काम हो सकता है, क्योंकि जैसे ये चीज हुई है। और आज जो पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी गुरप्रीत। जैसे कुछ सामने चीजें आती हैं वापस लौटेंगे आपके पास। तो मुंबई के भांडुप में सावित्रीबाई फुले अस्पताल में सेप्टिक शॉक नाम की बीमारी से पीड़ित 4 बच्चों की मौत के मामले में शिवसेना नेता और बीएमसी स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन रजुल पटेल का एक विवादास्पद बयान आया। रजुल पटेल का एक वीडियो सामने आया जिसमें बच्चों के परिजनों से कह रहे हैं कि बीएमसी को बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसके जवाब में रजुल पटेल परिजनों से बहस करती हुई दिखाई दे रही। इतना ही नहीं, रजुल पटेल कह रही हैं कि क्या उनसे पूछकर बच्चों को इस अस्पताल में लेकर के आए थे। रजुल पटेल बीएमसी स्वास्थ्य समिति की सदस्य हैं, जिसकी जिम्मेदारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं की निगरानी करना है, लेकिन वो खुद जिम्मेदारी लेते हुए पल्ला झाड़ रही हैं और पूरा दोष परिजनों पर डालती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मामले में विधानसभा में भी हंगामा हुआ था और अस्पताल के मेडिकल अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया था। वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस लौट रहा है।